हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है फोर्थ लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर अभी तक आपने पिछले 3 लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा हमने काफी सारा पार्ट कर लिया है इस चैप्टर का, और ज्यादातर जो हमने थियोरटिकल पार्ट किया है उसमें हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, और हमने कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी देखे, न्यूमेरिकल्स भी देखे आज की इस वीडियो में। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं पहले ही आपको बता दूं, पहले ही क्लियर कर देता हूं, आज हम न्यूमेरिकल पार्ट को छूने वाले हैं। आज हम फॉर्मूलाज लर्न करके उस फॉर्मूला पर कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने बोर रेडियस तक देख लिया था, आज हम उससे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। और अब जो आपका पार्ट आने वाला है ना, वो सारा आपका न्यूमेरिकल पार्ट आने वाला है। मतलब मान के चलो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो पहले ही आप रेडी रहना कॉपी और पेन लेके, जिससे कि आप प्रैक्टिस करते चलो, लिखते चलो। क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप रट के याद करके निकल सकते हो, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता भी होगा कि इसमें से न्यूमेरिकल ही आने वाला है पेपर में, तो आपको पहले से ही इसके लिए क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। पहले से प्रिपेयर रहोगे तो ज्यादा बेटर है ना। अब आप कहोगे नहीं यार, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, इतना टफ क्वेश्चन आ गया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। अब पेपर तो आपके लिए भी सेम है और दूसरों के लिए भी सेम है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए अलग आएगा उसके लिए अलग आएगा। ये तो मान के चलो ना, पेपर टफ ही आएगा। और पेपर टफ आएगा तो पहले से आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। अब प्रिपेयर कैसे रहोगे, अपनी प्रैक्टिस करके। और वही प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या करना है आपको, सिर्फ छोटा सा काम बताया मैंने। क्या बताया? आपको सिर्फ कॉपी और पेन लेके चलना है, कॉपी और पेन से उसको सॉल्व करना है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप पेन और कॉपी नहीं उठा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के पहले टाइम भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भागूंगा पेन लेके, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट आपको दूंगा, ठीक है, 30 सेकंड आपको दूंगा, या आपको बोलूंगा कि वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि आपके टीचर्स आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, आपको खुद ही करना होगा जो भी करना है। बस हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी आपकी बाहर से सहायता कर सकते हैं, पेपर के अंदर कुछ नहीं कर सकते। पेपर में आपको करना है जो करना है, तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो इसी के साथ, इसी जुनून और जज्बे के साथ हम आज के चैप्टर को या आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में से पिछले सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे हमारे सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो और सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन से ही स्टार्ट कराता हूं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आगे भाग रहा हूं या बहुत जल्दी जा रहा हूं। क्योंकि मैं अपनी नॉलेज दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपका सिलेक्शन करवाने आया हूं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे को आपको पीछे से जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, पिछली वीडियोस में हमने देख लिया था बोर रेडियस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्या हमें मिलता है। बोर रेडियस हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, आर एन 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट, ठीक है। अब उसको कैसे निकाला था वो भी हमने डेरिवेशन देख ली थी। क्या करते थे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल रख के इक्वेट करते थे, सॉल्व करते थे, और जस्ट हमारा आंसर निकलता था। फिर वो काफी ज्यादा सॉल्व करके, मैंने पहले भी बताया था, इसकी डेरिवेशन आप देख लो। बाकी और भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे सबकी डेरिवेशन में दिखा दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं करनी है। आपको याद क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेशन में आपको याद रखने के लिए बता देता हूं कि ऐसे आया है। पेपर में हो सकता है ये लिखने के लिए ना आए डेरिवेशन, नीट में तो नहीं आएगी क्योंकि वो तो आपका एमसीक्यू है, उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसका मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूं या फास्ट ट्रैक रिवीजन करा देता हूं। तो एफ सेंट्रीपिटल को हम बराबर रखते थे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर दिया। अब यहां से इन दोनों की वैल्यू उठा दी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका होता था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट करने पर हमें आंसर मिल जाता था। यहां पर हम v को इक्वेट करेंगे, यहां पर हम v को इक्वेट करेंगे, क्योंकि रेडियस वाला पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम वेलोसिटी के लिए देखने वाले हैं। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहां से, अगर आप देखो तो m अपॉन आर को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर m आएगा, ऊपर आर आएगा, या आर से आर कट भी आएगा फिर तो बस यही आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। अब आगे की इक्वेशंस देखते हैं। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करते हैं, यहां से भी v की एक वैल्यू आ गई,
NH अपॉन 2πRm। अब R की वैल्यू मुझे पता है, R की वैल्यू मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैं V स्क्वायर निकाल लेता हूं। क्या करता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं। V स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर R स्क्वायर M स्क्वायर। यहां तक ठीक है। बस इसको क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया। आपको याद नहीं करनी है डेरिवेशन, बस देख लो, मैं समझा रहा हूं। बस यहां से देखो, यहां वाला जो पार्ट है, ये पार्ट अगर कल जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा ये कैसे आया है। ठीक है, जिसने कल पढ़ा उसको पता होगा कि हम इक्वेस्ट कैसे करते थे। यहां पर देखो v की वैल्यू मैंने उठा के रख दी है, पिछले वाले में v की वैल्यू ये आई थी ना, ये यहां रख दी है। ये सारी टेक्निक्स मैंने कल आपको बता दी थी, तो आप सीख तो गए होगे। ठीक है, कैसे इक्वेट करते हैं, किसको कैसे निकालते हैं। यहां पर तो मैंने सिंपल वैल्यूज पुटअप की है। अब यहां से देखो, मैंने r की वैल्यू फाइंड कर ली। यहां r से r कटा तो ये वाला r इधर गया, और ये वाली जो वैल्यूज बची थी, वो सारी जो वैल्यूज बची थी उसको यहां लिख दिया। तो ये तो आ गई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू का मुझे क्या करना है, मुझे तो वी निकालना है, मुझे तो वी निकालना है ना। तो एन एच अपॉन 2πRm, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें उठा के आर की वैल्यू रख दो, ये वाली आर की वैल्यू इसमें रख दो उठा के, तो क्या आ जाएगा। मैं जानबूझ के पहले से लिख के लाया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप देख लो, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आती होगी। आई नो दैट आप मेडिकल स्टूडेंट हो, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, बट आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना है, जो लास्ट में आपका ये निकल के आ रहा है ना फॉर्मूला, ये पूरा जो सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है ये, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखना। Vn का फॉर्मूला आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है, वैसे भी आपको पता ही होगा वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो बोर ऑर्बिट के लिए हमने रेडियस निकाली थी, आज हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पहली मैं आपको बता दूं। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सपोज करो आपको एक्साइटेड स्टेट बताई है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, उसके लिए फिर कौन सी एक्साइटेड स्टेट पे आपको वेलोसिटी पूछेगा, वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पता है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। इसी टाइप से आपको एनर्जी कैलकुलेशन, टाइम पीरियड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो जुड़े रहना वीडियो में। अब देखो, जो हमने सॉल्व किया फॉर्मूला, उससे हमें दो चीजें पता चल गई कि वी एन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक जेड पे और एक एन पे। अगर आप फॉर्मूले को दोबारा देखो तो यहां से भी पता चल रहा है 2.18 इंटू 10⁶ अब जेड अपॉन एन। तो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो चीज आपको याद करके चलनी है। आर के केस में क्या होता था, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, है ना, होता था ना। तो वो सारी चीजें आपको लर्न करके चलनी है। बोलो जल्दी, यहां से क्लियर है या नहीं। एक क्वेश्चन देख लें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अब देखो, ये पूछना चाह रहा है कि जो आपकी स्पीड, यानी वेलोसिटी की ही बात करें एक तरीके से, आपकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहला तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हीलियम। लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, क्या, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब मुझे ये टेंशन नहीं लेनी कि एन पे डिपेंडेंसी है। जब दोनों का ही एन बराबर है तो एन पे डिपेंडेंसी खत्म, उसको चेक ही नहीं करना। मुझे अगर स्पीड का रेशियो निकालना है, वी हाइड्रोजन अपॉन वी हीलियम, यही निकालना है ना, तो मुझे बस ये देख लेना है कि डिपेंडेंसी क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, वी का 2.18 इंटू 10⁶, या जो भी वैल्यू आ रही है, इंटू जेड अपॉन एन। मेरे को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ लेना देना है जेड अपॉन एन से। यानी जो मेरा वी एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। अब एन दोनों में सेम है, N1 N2 सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो एन दोनों का अगर सेम है तो सिर्फ जेड पे डिपेंड करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे। यानी जो मेरा वी हाइड्रोजन है, वी हीलियम है, वो इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख दूं अगर Z1 अपॉन Z2, तो कुछ गलत नहीं होगा, तो कुछ गलत नहीं होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या है, यानी Z क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है एटॉमिक नंबर 1। ये बात आपको जन्मों से याद है, ये बात आप बचपन से जानते हो, बचपन से मतलब 9-10 से ही जानते हो आप। जब भी आप 8-9-10 में आए होंगे तब से ही आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1।
और हीलियम का क्या होता है, हीलियम का 2 होता है बस। तो यही तो करना था बस। तो इसका क्या आ गया रेशियो, VH इज टू वी हीलियम कितना आ गया, 1:2। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, आप पूरा इसमें फॉर्मूला लगाते उसकी जरूरत ही नहीं थी, बस ये देखना था ऑर्बिट सेम है तो यानी एन पे डिपेंडेंसी खत्म। और अगर ऑर्बिट सेम है, एन पे डिपेंडेंसी खत्म, तो किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा। बाकी सब कुछ कट जाएगा जब आप लिखोगे। तो पूरा लिखना ही क्यों, बस डिपेंडेंसी से चेक कर लिया हमने जेड से। और इसका Z1 था 1, Z2 था 2, बस हो गया 1:2। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं और आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। फिर आप कहते हो कि पेपर हार्ड आया, अरे पेपर हार्ड नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो आसान था, अरे रुक जाओ, अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी जब हम एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे तब आपका IQ टेस्ट होगा, समझ गए। और आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स लेक्चर्स होते जाएंगे, हम PYQ सीरीज भी लेकर आएंगे जिसमें आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें आपको और ज्यादा पता चलेगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते थे हमने फ्रीक्वेंसी वाले ऑर्डर में भी देख रखा है, आपको पता ही है वो सब तो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी ना, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, सब पढ़ लिया था हमने उसमें। तो वहां अलग पढ़ा था, यहां अलग पढ़ेंगे। बस दो चीज याद रख लो, टाइम पीरियड को हम कैसे लिखते हैं, सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। ये फॉर्मूले से आपको बहुत इजी हो जाएगा। और सरकमफेरेंस मुझे पता है क्या होता है, 2πrn। क्या होता है, 2πrn। Rn तो मतलब वही बोर रेडियस हो गई, ठीक है ना। 2πr होता है ना सरकमफेरेंस, यहाँ रेडियस Rn है, बस इतना ध्यान रखो। ओके, और वेलोसिटी क्या है, Vn है। ये तो अभी हमने कैलकुलेट ही किया है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, अभी चल रहा है लेक्चर। झूठ मत बोलो, अभी तो लेक्चर चल रहा है, तो कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। अब देखो टाइम पीरियड कैलकुलेशन, मुझे सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, मुझे डेरिवेशन से मतलब नहीं है, तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के रखा है। ये फॉर्मूला आपको बस लर्न करना है। अब इसमें से कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्टली भी आते हैं। कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि डायरेक्टली आते हैं इसमें से। ये n³ अपॉन Z² अपॉन होगा, n³ बाय Z² पे डिपेंड करता है, यानी n³ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से अगर देखा जाए तो n³ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Z² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन जो मैं आपके लिए मार्क करके लाया हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, मैं पहले ही आपको बता दूं। आपके नीट के लिए और क्लास 11th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर आया हूं। एनर्जी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एनर्जी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन आएगा। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वैसे बहुत रेयर होता है कि नीट में इसमें से 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली। अगर 3 आ जाते हैं, सपोज करो इसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान के चलो उसमें से 2 एनर्जी कैलकुलेशन पे होंगे। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 1 एनर्जी कैलकुलेशन पे होता है। कैसे आएगा, एक्साइटेड स्टेट से आएगा, ऐसे आएगा, वो मैं नहीं कह रहा, पर एनर्जी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है। और कई बार क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, वेवलेंथ पे आ जाता है। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। क्वांटम नंबर तो अभी बहुत बाद में आएगा, फिर इसके बाद तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ने वाले हैं अभी हम। ठीक है, सब धीरे धीरे। तो देखो पहला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, टोटल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, तो चलो याद कर लो। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के क्या बनी, टोटल एनर्जी। ये सिंपल है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है क्या होता है, ½ mv²। ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं इलेक्ट्रोस्टेटिक से बोलूं तो क्या बोलूंगा, -kZe² अपॉन R² की R अपॉन में क्या आएगा, R² या R। देखो फोर्स लेते हैं तो R², और अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लूंगा तो अपॉन में R आएगा। ये आपको ऐसे याद कर लेना है, या F×R से आप याद कर सकते हो। फोर्स का पता है, उसमें R मल्टीप्लाई करोगे 1 R कम हो जाएगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -kZe² अपॉन R। ठीक है, वही चीज मैंने यहां लिख दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, ये चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हो। मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर उसके लिए बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा आसान होने वाला है जिसने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अगर आपका क्लियर है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इस टाइप से आप इसको याद कर लो। अब देखो एनर्जी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब हम इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो हमने इसको सॉल्व किया, अब इक्वेट करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कैसे निकाल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, वही करो। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कहोगे आर क्यों, यहाँ आर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये फोर्स है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपॉन में आ रहा था ना। ये कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे इसमें मैंने कंफ्यूज होते देखे हैं। बच्चे से मैंने क्लास में एक बार पूछा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रहा है। और जब मैं उससे पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहा हूँ, तो वो क्या बता रहा है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला बता रहा है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा आपको याद करके चलना होगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं, यहां से आर कैंसल, आर से आर कैंसल, तो यहां सिर्फ आर बचा, यहां सिर्फ आर बचा। अब यहां पर अगर मैं दोनों तरफ 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आपने कहा। तो क्या बना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये बन गया, बताओ जल्दी, बन गया ना ये इक्वेट करने पे? अब यहां से एक चीज अगर देखो तो ये होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या होता है, इस हाफ को अलग रखो तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, यही हुआ ना? और अगर ऐसा है तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी क्या होगी, बताओ जल्दी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको भी हम इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इक्वेट करने के लिए क्यों डालूं, मैं डायरेक्टली भी तो फॉर्मूला निकाल सकता हूं। मैं डायरेक्टली भी तो फॉर्मूला निकाल सकता हूं, कैसे? अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कर दूं तो मैं यहीं से सॉल्व कर सकता हूं ना। जैसे यहां पर मैंने इसको लिखा हाफ एम वी स्क्वायर और के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर। अब यहां कहोगे आपने 2 आर क्यों आ गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि वो उसका हाफ था, इक्वेशन के हिसाब से उसका हाफ था। तो यहां पर क्या आ गया, 1/2 आ गया इसी वजह से। और इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी को अगर इस फॉर्म में लिखूं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करने पर क्या आया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर। मतलब जो मेरी टोटल एनर्जी है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो ये माइनस हाफ पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस हाफ, नहीं यहां पर भी माइनस है, यहां भी माइनस है, नहीं तो प्लस ही है, प्लस हाफ पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी से अगर मैं इसको इक्वेट करूं, जो आंसर आया वो इसकी जस्ट नेगेटिव है। तो टोटल एनर्जी को अगर इक्वेट किया जाए तो माइनस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट किया गया तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां माइनस लगा लो फिर, हाँ अब ठीक है बिल्कुल। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में टोटल एनर्जी दी है और काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो मैं कैसे निकालूंगा, इस इन दोनों को इक्वेट करके, यानी फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ई, यानी टोटल एनर्जी। और अगर टोटल एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी टोटल एनर्जी के। ठीक है ना? उस इस फॉर्मूले से, इसकी वजह से, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप जोड़ोगे तो नहीं आएगी, वो मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से मैं दिखा दूंगा। एनर्जी डिफरेंस का क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखाता हूं।
जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। यहां पर हमसे दिया हुआ है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखो मुझे क्या गिवन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी गिवन है, यानी ये तो टोटल एनर्जी है, ठीक है, सब सिंपल सी बात है, ई की वैल्यू गिवन है कितनी, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अब इसमें मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, सेकंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली। और इसमें एक चीज अगर आप गौर करो तो गौर करने वाली चीज है ये, इन दिस स्टेट मतलब इसी स्टेट में बताओ, मतलब मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है, समझ रहे हो ना, कोई भी चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल एनर्जी क्या होता था, माइनस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता था हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मुझे टोटल एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसके निगेटिव हो जाएगी बस, यानी -3.4, दैट मीन्स ये हो गया 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहीं से अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो डबल हो जाएगा जस्ट, तो डबल कर दो इसका, 2 इंटू -3.4 कितना आएगा, -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। बताओ क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक भी कर सकते हो आप, जैसे यहां पर साइड में चेक करके देख लिया करो आंसर सही है या नहीं, ये होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, यहां से 3.4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी था -6.8, तो -6.8, इसको सॉल्व करो कितना आया, इसमें से गया -3.4 ईवी, तो उतना ही तो हमारा टोटल एनर्जी गिवन था, यानी हमने सही निकाला है, यानी हमने सही निकाला है, ठीक है। अब इसमें कई बार पूछता है जूल में, तो इसको हम जूल में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने आप जूल में आ जाएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर है तो बस आपको यही तो करना होता है। और अगर जूल में दिया है उसको ईवी में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, इसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जहां ईवी लिखा है ना, जहां ईवी लिखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन लिखा है ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और जहां ईवी में चेंज करना है वहां डिवाइड कर दो। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, बोलो याद रख लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात, कोई ज्यादा मुश्किल चीज तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनर्जी डिफरेंस वाले पार्ट पे। अब आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज में से आते हैं, किसी टॉपिक में से आते हैं, तो वो इसमें से आते हैं। मैं पहले आपको बता के चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये उस चैप्टर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है, पहले बता दूं। अब देखो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी स्टेट चेंज हो रही है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम वो कहां से कहां जा रहा है उसकी एनर्जी नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि उसका एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालने को बोलूं तो आप क्या करोगे, n=1 लोगे, n=2 लोगे, ये पहली चीज है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये चीज आप मान के चलो, n=1 होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब अभी तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इसके जस्ट नेक्स्ट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इसके जस्ट नेक्स्ट, यानी n=2 पे ये हमारी हो जाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितने पे होगी, n=3 पे, यानी इसका नेक्स्ट,
तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको इतनी बात याद हो गई। अब मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखो ई का फॉर्मूला आपको याद है, ई का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। ई एन क्या होता था, -13.6 और अपॉन में क्या आता था, एन स्क्वायर, और इनटू में आता था जेड स्क्वायर। ठीक है, यही होता था ना। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं। वैसे तो यहां लिखा हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हो, बट इसको भी आप देख सकते हो। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ जेड होता था एटॉमिक नंबर और एन यहां पर हम अब लेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा है डेल्टा इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये तो एनर्जी डिफरेंस है ना। डिफरेंस मतलब क्या है, मतलब ज्यादा वाले में से कम को घटाते हैं, डिफरेंस का मतलब तो यही होता है। तो इसको आप EN2 या फिर E2 लिख सकते हो, इसको आप EN1 या E1 लिख सकते हो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा ई हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। इसको हम ईवी में ही कैलकुलेट करते हैं कभी भी। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब भी हम रखते हैं तो वो हम ईवी में कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे अगर मैं A2 की बात करूं तो यहां पर देखो Z तो सेम रहेगा क्योंकि एटम तो सेम है, एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा अगर एक एटम के लिए ले रहे हैं। और N1 N2 चेंज होंगे, एक्साइटेड स्टेट चेंज होंगे। ये आप एक तरीके से समझ के चलो, ये हम हाइड्रोजन के लिए अगर लेके चल रहे हैं तो Z1 हो जाएगा, तो वहां फॉर्मूला सिर्फ सिंपली 13.6 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं हीलियम के लिए लेके चल रहा हूं तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 13.6 इंटू 4। तो इस टाइप से हम करने वाले हैं। फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब यहां पर देखो, अगर मुझे E1 निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा, 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 क्या हो रहा है इसमें, हाँ, जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ऐसी अगर मैं E2 लिखूंगा तो वो यहां पर ऊपर लिख देता हूं, E2 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। अब डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक चीज कॉमन है, -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन है। और जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचा मेरा, 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मेरा ड्राइव होके आ जाएगा। या फिर अगर मैं माइनस अंदर ले जाऊं, कॉमन ले लूं, तो क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो कैसे भी करके मैं कर सकता हूं। तो आप ऐसे भी ले सकते हो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर मान के, और ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला फॉलो करता हूं, बाकी आप दोनों तरह से कर सकते हो, बस माइनस का ही तो फर्क है। कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया, E1 E2 निकालो, दोनों को माइनस कर दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करो जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। और ये जेड स्क्वायर लिखना मत भूला करो, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए हम जेड स्क्वायर को छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 आती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई, लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होगी, N=1 यानी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या होगी, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन एटम है ना, ग्राउंड स्टेट पे E1 पूछा है तो -13.6 जेड स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, और ग्राउंड स्टेट पे पूछा है तो एन क्या है, 1। कितना आ गया, -13.6 ईवी, बस क्लियर। जिसमें जेड और एन दोनों वैल्यू 1 थी तो बस इतना ही रह गया। अब हीलियम पॉजिटिव के लिए पूछ रहा है, पॉजिटिव आ गया यानी एन क्या है, 1 है। अभी हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो एन तो 1 है। अब हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, -13.6 जेड की जगह 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। क्या आ गया, सॉल्व करने पर -13.6 इंटू 4 कितना आया सॉल्व करके, -54.4 ईवी। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना, कैसे आया ये पता चल गया। इसमें तो कोई आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी चीज मैंने बताई, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं।
अब देखो, एक्साइटेड स्टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा। एक्साइटेड स्टेट में आपको मैंने बताया था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n=1 यानी ग्राउंड स्टेट के अगली, यानी n=2, और n=3 क्या हो जाएगी हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लियर करवाया है। बोलो हाँ के ना, बोलो। एक क्वेश्चन देख लें फिर, इतना कुछ पढ़ लिया है, कोई क्वेश्चन करेंगे तभी कुछ क्लियर होगा ना, वरना ऐसे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि आप भी पेन उठाओ, आप कर सकते हो इसको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या ही करना है इसमें, देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 313.8 किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ टोटल एनर्जी नहीं दी है, यहाँ एनर्जी किसकी दी है और कैसे निकालेंगे। उनको ये पता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू 3 लेनी है, ये तो उनको पक्का पता चल जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट देख के, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको क्लियर करवा दिया। उनको ये नहीं पता चलेगा कि निकालेंगे कैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो देखो मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करता हूं। आपको करना क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, आयनाइजेशन एनर्जी पता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। तो यहां से अगर मुझे ई एन निकालना है वो क्या हो जाएगा, -E/n²। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होगा, अरे देखो सिंपल सी बात है, ई की वैल्यू क्या होती है -13.6 Z²/n², यही होती है ना। अब आप कहोगे Z² क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। अरे ध्यान से देखो, Z क्या होता है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, Z क्या होता है 1 होता है, तो ये तो सेम रहेगा, और ये जो n² है वो भी उसके लिए सेम रहा होगा, तभी जाके कैलकुलेट करके उसकी कोई वैल्यू आई होगी ना। तो हमें तो सिर्फ पता है कि उसको ई ले लेना है, मतलब जो उसकी एनर्जी है उसको वैसे का वैसा रखना है, बस चेंज कहां हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो रहा है ना, बस चेंज वहीं आ रहा है और कहीं तो आ नहीं रहा है। तो चेंज को हमें बस देख लेना है, चेंज किस में हो रहा था, एन में, तो हमें n² पे डिपेंडेंट रहना है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे चेंज हो रहा है, और n की वैल्यू है 3, तो बस इस वैल्यू को हमें n² से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी -313.8 अपॉन में 9, कितना आ गया 9 3 जा 2743, लगभग -35 किलो कैलोरी आ जाएगा, लगभग, क्योंकि 315 आता है, 315 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता तो 35 आता, ये 313.8 है, तो लगभग अप्रोक्स इतना ही आएगा, लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली तो इतना ही आएगा। चेक करो एक बार इसको, इसको जल्दी से चेक करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपको ये मालूम होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं और क्या होती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी सी देर पहले, कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और कैसे लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर तो आपको है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। धीरे से बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि जोर जोर से बोल के कोई फायदा नहीं है, आप कहाँ मेरी सुनने वाले हो। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगी 13.6 ईवी, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगी 13.6 ईवी, कैसे, Z²/n² से। अगर हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना IEH, मतलब H मतलब हाइड्रोजन, समझ जाओ,
ऐसी हीलियम प्लस के लिए लेंगे तो Z चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 54.4। अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी का देख रहे थे, बस यहाँ माइनस प्लस का रहता है फर्क। अगर वो माइनस ले रहे हैं तो ये प्लस होगा, ये प्लस ले रहे हैं तो वो माइनस में आएगा। लिथियम 2 पॉजिटिव, इसके लिए Z कितना होता है 3, तो क्या आ जाएगा 13.6 Z स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 ही है। कितना आ गया 13.6 इंटू 9। सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। 136 में से 13.6 गवा दो। कैसे कैलकुलेट किया मैं एक तरीका बताता हूं आपको। इसका नियरेस्ट देख लो कोई भी, जैसे 9 के नियरेस्ट होता है 10, तो अगर मैं 13.6 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा 136 आएगा। अब बचा क्या एक, तो एक और कम कर दो, एक मल्टीप्लीकेशन उसका कम कर दो, यानी 13.6 136 में से घटा दो। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो। कितना बचा 14 गवाओ 122.4। ऐसे आप कोई भी कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हो। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब हम आते हैं एक्साइटेशन एनर्जी पे। एक्साइटेशन आपको पता है ना कि मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहा है अपनी एनर्जी स्टेट को। जैसे एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं चेक करूं तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए किसी भी स्टेट से, है ना, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो n=1 से n=2 तक क्या होगा, चेक करते हैं। Z स्क्वायर ले ही नहीं रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, क्या होता है n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो n2 क्या ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने। कितना आ गया -13.6, ये आ गया -3/4, जो कि सॉल्व करने पर मेरा आ जाता है लगभग 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि आंसर सही है। 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ही आ रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दिया। तो एक्साइटेशन एनर्जी आप देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा समरी पे बात कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने एनर्जी फॉर्मूलाज देखे हैं उसकी एक समरी देख लेते हैं छोटी सी। इसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका कहां कहां यूज किया है, उसको कैसे कैसे यूज किया है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? जैसे ग्राउंड स्टेट पे अगर पूछा जाए तो n=1, n की वैल्यू 1 लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपने कहा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्साइटेड स्टेट 1 से ज्यादा लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट क्या लेते हैं 1 से ज्यादा, यानी n=2 n=3, वो फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। ऐसी आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो वो क्या है, n=1 से लेके इंफिनिटी तक, वो सभी स्टेट तक हमारी आयनाइजेशन एनर्जी चलती है। बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाए तो किसी भी स्टेट से n=इंफिनिटी तक, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। एक्साइटेशन एनर्जी की बात की जाए तो वो n=1 से लेके किसी भी स्टेट तक एक्साइटेशन एनर्जी होती है। जैसे अगर मुझे एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है n=1 से 2, ठीक है, हम मुझे एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है n=2 से 3 या n=1 से 4, n=1 से 3, इस टाइप से, वो मेरी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है। ये तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, क्वेश्चन और भी थे ना आई थिंक। यही बचा है बस, फिर तो बहुत इजी है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। Which of the following electron transition will require the longest amount of energy in a hydrogen atom? ठीक है, आपको देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन दे रखी है, इसमें हमसे सिर्फ पूछा है कि इसमें हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। समझ पा रहे हो? तो देखो आप ध्यान से देखो तो आप डिफरेंस पे डिपेंडेंट रह सकते हो। किस पे? डिफरेंस पे।
जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है यहाँ पर कि एक्साइटेड स्टेट हमारी n इक्वल्स 1 से ज्यादा कोई भी हो सकती है। आयनाइजेशन एनर्जी n इक्वल्स 1 से लेके कहीं तक भी हो सकती है। एक्साइटेशन एनर्जी हमारी जो है वो n इक्वल्स 1 से किसी भी अदर स्टेट तक यानी किसी भी अन्य स्टेट तक रहेगी। ये बात आपको क्लियर है? बोलो जल्दी, क्लियर है ना? तो यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे कि हमारा होता था इक्वल्स टू -13.6। अब आप ये देख लो हाइड्रोजन एटम है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन एटम है तो हम z² नहीं लिखेंगे, जैसे इसमें भी नहीं लिख रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला हो जाता था n2² माइनस n1²। या आप 13.6 ही लिखना चाह रहे हो, माइनस अंदर कैलकुलेट कर दोगे तो वो 1/n1² माइनस 1/n2² हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को एक बार एनर्जी निकालो, चार ऑप्शंस की, जिससे आपको पता चल जाए किसमें ज्यादा रहा है। ठीक है, करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। आपके पास 1 मिनट है जी इसको निकालने के लिए। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। देखो पहले वाले में आपने क्या किया होगा, E1, इसको मैं E1 मान सकता हूं ना, डेल्टा E1, डेल्टा E1। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या किया होगा, -13.6। फॉर्मूला आपका वही वाला जो मैंने आपको लिखवा रखा है यहाँ पर। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने आपको नहीं लिखवाया है, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत अच्छे से ड्राइव करके सिखाया है। पूरा एक एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कैसे ये आया होगा। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे बहुत बच्चों का ये हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा ये देख के। आपको पता है यहाँ पे n1 1 है और n2 2 है, तो क्या करेंगे 1/2² डायरेक्टली फॉर्मूले में रख के, और ये 1/1²। ये कितना हो जाएगा, -13.6। ये हो गया 1/4 -1। इसको सॉल्व किया, -13.6, ये कितना आ गया, इंटू में -3/4। माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा, 4 से ये कटेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से कटेगा 3.4 टाइम्स 3.4 इंटू में 3 करेंगे 10.2 ईवी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फर्स्ट वाले का आया 10.2 ईवी। अब सेकंड वाले का अगर मैं देखूं तो डेल्टा E2 -13.6, वही वाला फॉर्मूला n2² माइनस n1²। यहां पर n2 कितना है 3, तो 3²। n1 कितना है 2, तो 2²। सॉल्व करें, -13.6, ये आ गया सॉल्व करने पर 1/9, ये आ गया 1/4। इसको पूरे को अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 1/9 माइनस 1/4 यानी कि अपॉन में आ गया 36। ये हो गया 4 - 9 यानी -5। ठीक है ना, यहां तक क्लियर आए? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस तो कैंसल आउट हो जाएगा। 5 की अगर मैं 13.6 में मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये आएगा 68। कितना आएगा, 68। और 68/36 करूंगा तो ये लगभग लगभग मेरा आ जाएगा 36 2 72, तो 1.9 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 आएगा जो मुझे लगता है ईवी में। अब थर्ड वाले को निकालो। थर्ड वाले में क्या आएगा, फ्रॉम n1 टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी का मतलब होता है ये वाला साइन, और 1/इंफिनिटी 0 होता है, ये बात आपको पता है, क्योंकि अभी 1/इंफिनिटी आने वाला है।
मैं आपको बता दूं, हाँ, डेल्टा E3 हो जाएगा मेरा -13.6। ये हो गया कितना, 1/∞² -1/1 का स्क्वायर। 1/∞² हो या 1/∞ हो, ये जीरो होगा। ये कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा, -1। तो टोटल सॉल्व करके 13.6 ईवी ही आ गया। देखो जरा यहाँ पे, ये आपको पता है ना 1/∞ जीरो होता है। और फोर्थ वाला मैं इस तरफ कर देता हूँ, डेल्टा E4। थोड़ा सा कचरा हो गया है पर ये क्वेश्चन हो जाएगा इसी बोर्ड में। ये हो जाएगा मेरा -13.6 1/n² यानी कि 5 का स्क्वायर, -1/n² मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ रहा है ना आपको कैसे किया मैंने। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, -13.6 और ये हो गया 1/25 -1/9, तो 25 × 9, इधर आ गया 9 - 25। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा पर कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। ये आया कितना, -16। ये हो गया 225, 25 9 से 225, इतना तो याद होगा ना। अब देखो 13.6 है, इंटू में कितना है, 16 है। 13.6 इंटू 16। अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेसिकली दिमाग लगाना होगा। 16 10 160, 16 10 160, 16 4 64, 16 4 64। तो ये मेरा 160 + 64 कितना होता है, 224। ठीक, उससे थोड़ा कम आएगा, यानी ये 200 से 224 के बीच में आएगा। कैसे, 16 3 कितना होता है, 48, तो उसमें ऐड करोगे तो 208 होता है। तो 208 से लेकर ये 224 के बीच में आने चाहिए मेरा। सपोज करो यहां मैं तुक्का मारता हूं, यहां मैं मारता हूं तुक्का, इसको मैं मान लेता हूं 215 के आसपास। तो 215/225 अगर मैं करूंगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो ये लगभग 0.9 आएगा, ये लगभग लगभग 0.9 आएगा ईवी, यानी 1 से तो कम आएगा। ये तो कन्फर्म है कि 1 से कम आएगा। तो मेरा काम तो यहीं खत्म हो गया। मुझे लार्जेस्ट देखनी थी, इन सब में लार्जेस्ट मुझे मिल चुकी है। वो क्या है, 13.6 ईवी। यही है ना सबसे ज्यादा। सबसे कम पूछा जाता तो वो वाला हो जाता, 0.9 वाला। तो मुझसे जो पूछा गया था उस बेसिस पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड पॉइंट। क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो आंसर इज थर्ड, यानी n1 वंस टू इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी वाला मेरा आंसर होगा। आप सबका भी यही आया था। जल्दी बताओ कमेंट में किस किसने सही किया। ठीक है, ये सब आप करते रहा करो, क्योंकि मेरे को इंटरेक्शन जरूरी है। इंटरेक्शन दिखते रहना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि लाइव क्लास चल रही हो। और लाइव क्लास वाली फील तब आएगी जब आप ज्यादा कनेक्टेड रहोगे। अगर आप ही कनेक्टेड फील नहीं करोगे, अगर आप ही मतलब अपना वो नहीं दिखाओगे, क्या कहते हैं, एक तरीके से पार्टिसिपेशन, तो कैसे काम चलेगा। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए हर हाल में। और उसका उसका एक सिंपल सा तरीका सिर्फ इतना सा है कि आपको अपना पार्टिसिपेशन शो करना होगा, और कोई तरीका नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे ज्यादा करवाना नहीं था, आपसे बातें ज्यादा करनी थी, आज आपसे क्वेश्चन ज्यादा मुझे करवाने थे। मेन काम आज मेरा यही था, और आपने बहुत अच्छा किया, मुझे जो अभी तक देख के लगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसी के साथ स्लाइड्स खत्म हो गई। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्री रिवीजन होना चाहिए, वैसे तो रिवीजन हो चुका है, ये प्री रिवीजन हो गया आपका। सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला रिवीजन किया। फॉर्मूला क्या क्या होते हैं मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा, डेरिवेशन नहीं। वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला। इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, बट आप फिर भी फॉर्मूला लिख के चलो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, आपको जेड दे रखा हो, एन दे रखा हो, और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, या आपको वेलोसिटी दे रखी हो, आपसे एन पूछा जाए, जेड पूछा जाए, तो ऐसे हो सकता है। बच्चों वाले सवाल हैं ये। दूसरा हमारा डिपेंडेंसी हमने देखी, किस किस पे डिपेंड करता है। एक सवाल हमने देखा वेलोसिटी का कि जेड पे डिपेंड कर रहा था,
यानी हमने रेशियो निकाला वेलोसिटी का यहां पर, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। हमने बहुत सिंपली किया, हमने क्या करा, सिर्फ उसकी जेड पे डिपेंडेंसी देखी, उसको हमने कैलकुलेट किया और उसी के बेसिस पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन वाला। अब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल कितना टाइम लगा, 2 से 3 मिनट समझने में लगा। बस हमें डिपेंडेंसी ही चेक करनी थी इसमें। इस पे भी क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टोटल एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे और काइनेटिक एनर्जी पे, जिसके क्वेश्चंस हमने सबसे ज्यादा देखे थे। याद करो, ठीक है। याद नहीं आ रहा, आप भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रहता। अब यहां पर देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कैलकुलेशन सीखी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें, है ना। बहुत इजी इजी चीजें देखी हमने, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं था। फिर हमने लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला जो फॉर्मूला हमने ड्राइव कराया है, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। और हमने क्वेश्चन देखा भी था, जैसे यहां पर, है ना। फिर हमारा एनर्जी डिफरेंस आ गया। एनर्जी डिफरेंस करने के बाद हमारा मेन काम शुरू हुआ। एनर्जी डिफरेंस पे हमने क्वेश्चन ज्यादा किए हैं। एक्साइटेड एनर्जी को हमने समझा, एक्साइटेड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, सारी चीज हमने समझी, ठीक है। क्वेश्चन भी किया था हमने एक्साइटेड स्टेट वाला। एनर्जी डिफरेंस पे हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन आपको क्वेश्चन करते हुए देखना है कि ये क्वेश्चन आपके नीट के सिलेबस से रिलेवेंट है कि नहीं, बस ये चीज चेक कर लेना। जैसे यहां देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी सॉल्व करना आपको आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया, अब ये मत कहना कि नहीं सिखाया है। एक्साइटेशन एनर्जी आपने देखा, एक्साइटेशन एनर्जी हमने पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। अब ये भी मत कहना कि ये नहीं पढ़ा, ठीक। फिर हमने ये सब देखा कि मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको समझा। और फिर हमने ये क्वेश्चंस किए जो हमने साथ में किए। सो ये था हमारा आज का सेशन। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे आज का सेशन अटेंड करके। बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के हमने फॉर्मूलाज रिवाइज किए, क्वेश्चंस किए, और बहुत ही आराम आराम से हमने, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई। ये एक अच्छी चीज थी, ये एक पॉजिटिव्स में आती है। अगर हम बहुत ज्यादा तेजी से कोई भी काम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कम होने लगती है, हमें वही एफिशिएंसी को बचा के रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।